हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने यूनिट 1 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कवर किया था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स था। तो बेसिकली आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो क्रूड ड्रग्स होती है कि उनको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, हम उनके अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा खान्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हुए है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ड्रग्स refers to the methods used to ensure the identity, purity, safety and efficacy of crude drugs। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ड्रग्स का मतलब ये होगा कि हम ऐसे टेस्ट या फिर ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जिससे हमें उनकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी का पता चल पाए। तो बेसिकली ऐसे मेथड्स आएंगे इसके अंदर जिनसे हम ये इंश्योर करेंगे कि ड्रग की क्या आइडेंटिटी है, मतलब ड्रग कौन सी है, उसकी प्योरिटी चेक करेंगे कि ड्रग प्योर है या नहीं है, क्योंकि क्रूड ड्रग्स के अंदर कई बार ऐसी होती है कि उन्हें सही से स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता या फिर सही से प्रोसेस नहीं किया जाता। इसकी वजह से इनके अंदर प्रॉपर प्योरिटी अचीव नहीं हो पाती है और थेरेपेटिक रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट्स नहीं दे पाती है। उसके बाद में उसकी सेफ्टी चेक करते हैं कि ड्रग ह्यूमन यूज के लिए सेफ है या नहीं है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स कॉज करेगी। इसके बाद में उसकी एफिकेसी चेक करते हैं। तो ये सब मेथड्स जो चेक करने के लिए यूज में किए जाते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स के अंदर आते हैं, क्रूड ड्रग्स के अंदर आते हैं। प्राकृतिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण उन विधियों को कहते हैं जिनसे औषधियों की पहचान, शुद्धता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाती है। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ड्रग्स का यही मतलब होगा कि इसके अंदर ऐसे मेथड्स या ऐसे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं जिनसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ड्रग की आइडेंटिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है और एफिकेसी क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, कि क्वालिटी कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझें तो टू अवॉइड एडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट को रोकने के लिए, मिलावट से बचने के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स अप्लाई करते हैं, फिर मेथड्स से हम चेक करते हैं ड्रग को, तो उसके अंदर ड्रग की प्योरिटी का भी पता चलता है कि वो प्योर है या नहीं है। तो अगर इम्प्योर होगी तो उसके अंदर उसके एडल्ट्रेशन का पता चल पाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू हम ड्रग की स्टैंडर्ड क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ड्रग्स को अच्छे से प्रोसेस नहीं किया जाता, उनके अंदर दूसरी और चीज़ें मिला दी जाती है तो रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो वो मेंटेन कर सकते हैं, इससे हम ड्रग की स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं कि वो ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ हो। इसके बाद में आता है टू इंश्योर थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, मतलब थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम क्वालिटी कंट्रोल से बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है या फिर नहीं है, या फिर उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स कितने हैं। तो प्रोटेक्ट पेशेंट सेफ्टी, मतलब ये पेशेंट सेफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल से हमें बेसिकली ड्रग की थेरेपेटिक यूजेज, स्टैंडर्ड क्वालिटी और एडल्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, जो कि पेशेंट के लिए कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है अगर प्रॉपर चेक नहीं की गई हो। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है मिलावट से, कि किसी ड्रग के अंदर दूसरा सब्सटेंस या तो सस्ता होगा या फिर इंफीरियर या फिर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं प्रॉफिट गेन के लिए वो मिला देते हैं, तो वही अडल्ट्रेशन होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो है, अडल्ट्रेशन इज द सब्सटीट्यूशन और मिक्सिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स विद इंफीरियर, फेक और हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब अडल्ट्रेशन एक सब्सटीट्यूशन या फिर मिक्सिंग है क्रूड ड्रग्स की, जिसके अंदर इंफीरियर मतलब घटिया या फिर जो लो क्वालिटी के सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं, फेक नकली प्रोडक्ट्स मिला दिए जाते हैं सिमिलर दिखने वाले, और हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं। तो बेसिकली अडल्ट्रेशन का ये मतलब होगा कि ड्रग्स के अंदर इंफीरियर, फेक या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला देते हैं, तो यहाँ पे ये अडल्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में मिलावट वह प्रक्रिया है जिसमें कच्ची औषधियों में घटिया, नकली या हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन की बात करें कि कितने टाइप्स के अडल्ट्रेशन होते हैं, फिर किस किस टाइप से अडल्ट्रेशन हो सकती है। तो इसके अंदर सबसे पहला है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के होता है, इंटेंशनल का मतलब होता है कि जानबूझ के मिलावट करना। तो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन का मतलब होगी कि जानबूझ के चीजें या फिर मिलावट की जाती है ड्रग्स के अंदर। इसके बाद में आता है डन डेलिबरेटली फॉर इकोनॉमिक गेन, मतलब ये जानबूझ के की जाती है ताकि इनकम में ग्रोथ कर सके या फिर प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। लाभ कमाने के लिए जानबूझकर मिलावट की जाती है ड्रग्स के अंदर। इसके बाद में एग्जांपल की बात करते हुए मिक्सिंग सैंड और स्टोन्स, मतलब ड्रग्स के अंदर या फिर जो पाउडर होता है उसके अंदर मिट्टी या फिर जो पत्थर है वो मिला देते हैं, रेत या फिर पत्थर मिला देते हैं। यूजिंग चीपर सब्सटीट्यूट्स, मतलब सस्ते जो सब्सटेंसेस होती है फिर जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके अंदर वो उसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो सके और प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके बाद में आता है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो इसके अंदर जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये गलती से किया हुआ अडल्ट्रेशन होता है या फिर जानबूझ के नहीं किया होता है इसके अंदर।
इसके अंदर आता है ओकर्स एक्सीडेंटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब ये एक्सीडेंटली होता है, मतलब गलती से होता है, और या फिर हो सकता है कि ये लैक ऑफ नॉलेज यानी जानकारी की कमी से हो, या फिर हो सकता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग से हो कि अच्छे से चीज़ों को हैंडल ना किया गया हो, अच्छे से प्रोसेस ना किया गया हो, तो उस वजह से भी अडल्ट्रेशन हो सकती है। ज्ञान की कमी या गलती से मिलावट हो जाती है। इसके बाद में एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे रॉन्ग प्लांट कलेक्शन, मतलब और हो सकता है कि जैसे ड्रग्स के फॉर्मुलेशन के अंदर रॉन्ग प्लांट कलेक्ट कर लिया जाए, और इम्प्रॉपर स्टोरेज, और हो सकता है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है स्टोरेज के लिए क्रूड ड्रग्स की, उन्हें फॉलो ना किया जाए। तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही होता है। इसके बाद में अदर फॉर्म्स की बात करते हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एडमिक्सचर है, डिटीरियोरेशन और सोफिस्टिकेशन है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब जो चीप क्वालिटी के सिमिलर दिखने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। एडमिक्सचर के अंदर दूसरी चीज़ें सिमिलर दिखने वाली या फिर जो जिनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जाती है। और डिटीरियोरेशन मतलब ऐसा होता है कि जो स्टोरेज करने की जो मेन फॉर्मुलेशंस या फिर जो मेन कंडीशंस होती है कि ये कंडीशंस फॉलो करनी होती है पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए, वो फॉलो नहीं होती है, तो मॉइस्चर या फिर हीट की वजह से भी ड्रग्स खराब होने लगती है। सोफिस्टिकेशन सोफिस्टिकेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ों के अंदर दिखाने के अंदर जो चेंज किया जाता है, उनके अपीयरेंस में चेंज किया जाता है। जैसे कि हो सकता है कि जो पुराने ड्रग्स हो उनको पॉलिश या फिर कलर करके यूज़ किया जाए, तो ये सोफिस्टिकेशन के अंदर आ गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इवैल्यूएशन मेथड्स, मतलब ड्रग्स को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं या फिर उनकी जो प्योरिटी है या फिर स्टैंडर्डाइजेशन है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, मतलब जैसे यहाँ पे आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के अंदर सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है, क्योंकि जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक में ऑर्गन का नाम आ रहा है तो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन्स का या फिर सेंसरी ऑर्गन्स का यूज होता होगा इस इवोल्यूशन के अंदर। तो इवोल्यूशन बेस्ड ऑन सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंस ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूशन किया जाता है ह्यूमन के सेंस ऑर्गन्स को यूज करके, इनके द्वारा किया गया परीक्षण होता है ये। इसके बाद में इसके पैरामीटर्स की बात करें तो जैसे कलर हो गया, ऑडर हो गया, टेस्ट, साइज और टेक्सचर हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर ड्रग्स का अलग कलर होता है, उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है उनकी, कि हो सकता है क्योंकि जैसे आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो लौंग होती है उसके अंदर उसकी पर्टिकुलर ऑर्डर होती है, वैसे ऑर्डर और किसी ड्रग के अंदर नहीं आती है जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होती है। जैसे टेस्ट हो गया, हर चीज़ का अलग पर्टिकुलर या फिर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, साइज सबकी डिफरेंट होती है और टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। तो इन चीज़ों का या फिर इन पैरामीटर्स को चेक करके इवैल्यूएट किया जाता है ड्रग्स को इसके अंदर। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर क्लोव हो गया जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग अरोमा ऑर्डर होती है, और जिंगर हो गया जिसके अंदर पंजेंट टेस्ट आता है। इसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो वो सिंपल एंड क्विक, मतलब ये सिंपल है और क्विक है, मतलब जल्दी से ड्रग्स को इवैल्यूएट किया जा सकता है, और नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, और इसके अंदर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नॉट वेरी एक्यूरेट, कि ज़रूरी नहीं है ये हर बार एक्यूरेट डिटेल्स या फिर एक्यूरेट रिजल्ट्स दे, कभी-कभी ये अनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी दे सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, तो इसके अंदर जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ड्रग्स की इवोल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स यूजिंग माइक्रोस्कोप, मतलब इसके अंदर किसी भी ड्रग की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखी जाती है माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। सूक्ष्मदर्शी द्वारा औषधियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है इसके अंदर। इसके बाद में फीचर्स स्टडीज, मतलब इसके अंदर क्या-क्या हम चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ड्रग्स की स्ट्रक्चर, तो वो है, तो उसके अंदर हम स्टोमेटा चेक करते हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर ड्रग का अगर अलग प्लांट से डिराइव्ड है तो अलग स्टोमेटा होगा उसके अंदर, फाइबर्स भी अलग होंगे, ट्राइक्रोम्स और वेसल्स भी अलग-अलग होगी या फिर डिफरेंट होगी। इसके बाद में इम्पोर्टेंस की बात करते हुए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ये ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमें स्ट्रक्चर पता होती है तो हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस प्लांट से डिराइव्ड स्ट्रक्चर है या फिर इस प्लांट से डिराइव्ड ड्रग है ये। इसके बाद में आता है डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन, मतलब इसके अंदर मिलावट का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम देख के बता सकते हैं कि ये कहाँ से डिराइव्ड है और ये इसके अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फिजिकल इवोल्यूशन, तो इसके अंदर जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं ड्रग्स के और फिर इवेल्युएट करते हैं उन्हें। इवोल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, मतलब इसके अंदर ड्रग्स को इवेल्युएट किया जाता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, मतलब भौतिक गुणों के आधार पर परीक्षण किया जाता है इसके अंदर। पैरामीटर्स की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, तो वो है मॉइस्चर कंटेंट, कि इस ड्रग के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है या फिर कितना वाटर प्रेजेंट है। एच वैल्यू कितनी है उसकी, यानी इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है। एस वैल्यू का मतलब वो होता है कि जैसे हमने किसी चीज़ को जलाया, बर्न किया, तो वो कंप्लीटली बर्न हो गया और फिर भी जो कुछ वैल्यू एस के फॉर्म में बच जाती है उसके अंदर कंटेंट की, तो वो एस वैल्यू होता है।
डेंसिटी चेक करते हैं कि मास पर वॉल्यूम कितना है, और मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है केमिकल इवोल्यूशन। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं ड्रग्स की, और फिर इवेल्युएट करते हैं उसके अंदर। इसके अंदर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन केमिकल टेस्ट एंड एनालाइज। इसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन आता है, तो इसके अंदर जैसे नाम से पता हो चल रहा होगा कि इसके अंदर केमिकल टेस्ट यूज करते हैं ड्रग्स को इवेल्युएट करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन केमिकल टेस्ट एंड एनालिसिस, मतलब इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है ड्रग्स का केमिकल टेस्ट और एनालिसिस के थ्रू। रासायनिक परीक्षणों द्वारा औषधियों की पहचान की जाती है इसमें। इसके बाद में मेथड्स की बात करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जिसके अंदर केमिकल टेस्ट हो गया, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये हाई टेक्निक मशीनरी यूज होती है इसके अंदर। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये हमें ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रेजेंस के बारे में बताता है कि इसके अंदर ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद में आता है एंश्योर्स ड्रग प्योरिटी, और ये ड्रग की प्योरिटी के बारे में भी बताता है, क्योंकि जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमें पता होता है, और अगर इसके अलावा भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा भी कोई हार्मफुल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट हो गए, तो वो भी हमें बता देगा, ये इससे हमें पता चल जाएगा। तो ये ड्रग की प्योरिटी के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आता है, जिसके अंदर है इवोल्यूशन बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर ड्रग्स को इवोल्यूट किया जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसा इफेक्ट डाल रही है, मतलब जीवित प्राणियों पर औषधियों के प्रभाव के आधार पर परीक्षण किया जाता है इसके अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो वो है टेस्टिंग ड्रग ऑन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के ऊपर ड्रग्स को यूज करके देखते हैं ह्यूमंस पे यूज करने से पहले, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ही होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो बायोलॉजिकल या फिर जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है इसके, वो कैसे है बॉडी पे, कोई साइड इफेक्ट्स हैं या फिर नहीं है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस की बात करते हैं मेजर्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब ये ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में बताती है कि ड्रग कितनी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है या फिर कितनी इनएक्टिव है, या फिर उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स कैसे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, और कितनी इफेक्टिव है ह्यूमन यूज के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, मतलब मात्रात्मक सूक्ष्मदर्शी अध्ययन होता है इसके अंदर। It involves measurement of specific microscopic features to identify and standardize crude drugs. मतलब इसके अंदर मेजरमेंट होता है स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स का, जिससे हम ड्रग्स को आइडेंटिफाई और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इसमें सूक्ष्म संरचनाओं का मापन करके औषधियों की पहचान और मानकीकरण किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्वांटिटेटिव मेथड यूज्ड फॉर काउंटिंग पार्टिकल्स इन पाउडर ड्रग्स यूजिंग लाइकोपोडियम स्पोर्स एज स्टैंडर्ड। मतलब इस क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर क्या करते हैं कि जो भी पाउडर ड्रग होती है उसके अंदर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के अंदर लाइकोपोडियम स्पोर्स डाले जाते हैं, जो कि नॉन वॉल्यूम के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम के अंदर अप्रोक्स 94,000 लाइकोपोडियम स्पोर्स होते हैं। फिर जो बाकी लेफ्ट ओवर स्पोर्स बचते हैं को काउंट कर लिया जाता है, और ऐसे इवेल्युएट किया जाता है, फिर ऐसे क्वांटिटेटिवली माइक्रोस्कोपी मेथड के अंदर ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। यह विधि पाउडर औषधियों में कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए लाइकोपोडियम स्पोर्स का उपयोग करती है। इसके बाद में इसके प्रिंसिपल की बात करें, नॉन नंबर ऑफ स्पोर्स एडेड, मतलब इसके अंदर जो लाइकोपोडियम स्पोर्स होते हैं वो नॉन अमाउंट के अंदर ही डाले जाते हैं। कंपेरिजन मेड अंडर माइक्रोस्कोप, और कंपेरिजन माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है। इसके बाद में यूज़ की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ अडल्ट्रेशन, मतलब इसके अंदर अडल्ट्रेशन को पता लगा सकते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन यानी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। इसके बाद में आता है लीफ कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज यूज फॉर फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीफ ड्रग्स, मतलब इसके अंदर जो भी प्लांट की जो पार्ट यूज होता है या फिर जैसे लीव्स यूज होती है, तो उनके अंदर अलग अलग फिक्स्ड वैल्यूज होती है, उनको चेक करके और फिर ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। पत्तियों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थिर सूक्ष्म मान। इसके अंदर जैसे टाइप्स की बात करें तो जैसे स्टोमेटल नंबर आता है, जिसके अंदर है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, मतलब इसके अंदर किसी भी लीफ का नंबर ऑफ स्टोमेटा देखते हैं पर यूनिट एरिया के अंदर कितना स्टोमेटा है। इसके बाद में स्टोमेटल इंडेक्स आता है, जिसके अंदर रेशियो ऑफ स्टोमेटा टू एपिडर्मल सेल्स, मतलब स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स का क्या रेशियो है, किस रेशियो के अंदर वो प्रेजेंट है। इसके बाद में आता है वैन हाइजेलर नंबर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार रिपीटेटिव टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर। इसके अंदर है नंबर ऑफ स्मॉल वेन एरियाज, मतलब जो भी वेन्स प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर स्मॉल एरियाज के अंदर, उनका नंबर काउंट करते हैं, यानी सिराओं के छोटे छोटे भागों की संख्या गिनते हैं इसके अंदर, या फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद है वेन टर्मिनेशन नंबर, मतलब जो भी वेन की एंडिंग्स हो रही है लीफ के अंदर, उनके नंबर को काउंट करते हैं, मतलब सिरा के अंतिम बिंदुओं की संख्या देखते हैं इसके अंदर। इसके बाद में आता है कैमरा ल्यूसिडा, जिसके अंदर है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम किसी भी स्ट्रग के या फिर किसी भी स्ट्रक्चर की माइक्रोस्कोपिक या फिर मैग्नीफाइड इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं एक्यूरेटली।
एक उपकरण जो सूक्ष्म वस्तुओं का सटीक चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंस की बात करें तो वह हेल्प्स इन डायग्राम ड्राइंग, मतलब ये मैग्नीफाइड इमेजेस बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए भी। इसके बाद में है मेंटेन स्केल एंड प्रोपोर्शन, मतलब इमेज का जो साइज़ और रेशियो है वो परफेक्ट बनता है इससे, कोई भी गलती नहीं होती है इससे, यानी वो प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है। तो ये था हमारा आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर किसी भी टाइप की सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा फ्रांस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।